आपका टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले महीने से हम लोगों ने यह शुरू किया है जहाँ पे हम संतानहीनता या टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित कुछ मूल प्रश्न जो रोज़मर्रा हमसे पेशेंट्स पूछते हैं उनको एक साथ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने यह डिस्कस किया था कि बेसिकली संतानहीनता क्या होती है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या पूछना चाहिए डॉक्टर से। आज एक जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी महंगा इलाज क्यों है। पिछले 15 सालों में जो बात मुझे समझ में आई, कितने ही पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए शादी को, इलाज नहीं हुआ। हम लोगों ने कुछ सालों पहले एक सर्वे भी किया था जिसमें हमने मरीजों से एक ही प्रश्न पूछा कि आपको पता है आपको क्या इलाज लगेगा। तो उसमें से उस सर्वे में जितने भी लोगों ने भाग लिया था सबों ने कहा हाँ हमें पता है कि हमको टेस्ट ट्यूब बेबी लगेगा या ये। और उनसे पूछा कि आपने यह इलाज क्यों नहीं कराया। मतलब इलाज पता होने में और आज हमारे पास आके बैठने में औसतन मरीजों को किसी को 4 से 10 साल लग गए थे। तो क्या वजह थी कि आपने इतने साल इलाज नहीं कराया जबकि आपको पता है। अगर आप में से किसी को पता हो कि आपको कैंसर है, आप क्या करेंगे? आप दौड़ के जाएंगे कैंसर का इलाज शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ा कारण ये आया कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे इलाज कराने के। पर वो लोग जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो उनको बहुत महंगा लग रहा था, उनसे हमने एक कदम और आगे बढ़ के पूछा कि जिस दिन आपको पता चला कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी लगना है उस दिन से आज तक आपने कितना पैसा खर्च किया। अगर उस दिन टेस्ट ट्यूब बेबी महंगा लग रहा था तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आदमी चुपचाप घर बैठ गया होगा, उसने पैसे है ही नहीं तो खर्च। पर हमको यह रियलाइज हुआ कि जिन मरीजों को टेस्ट ट्यूब बेबी महंगा लग रहा था उन्होंने जितना खर्चा टेस्ट ट्यूब बेबी में आना था उससे कईयों गुना ज्यादा खर्चा कर दिया इन 5 साल, 10 साल, 15 साल में जो इन्होंने इलाज नहीं कराया। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। धीरे 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 हमको यह रियलाइज हुआ कि हमारे जो इलाज है उसमें एक सबसे बड़ी कमी खराबी ये है कि हमारे मरीज को दिखता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको क्या दिखता है? सोनोग्राफी करते हुए नजर आती है, वो सोनोग्राफी जो हर गले कूचे में हो रही है। आपको एक सिस्टर इंजेक्शन लगाते नजर आती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप जाकर के एक बार पलंग पे लेट जाते हैं, एक डॉक्टर आके आपको बेहोश कर देता है। इन 2, ढाई, 3 महीनों में जो आपका इलाज चल रहा है उसमें क्या मेहनत लगी वो दिखाई नहीं देता। आज हमारे अस्पताल में टेस्ट ट्यूब बेबी का औसत खर्च 1,20,000 है, ठीक है। पर यह समझने के लिए कि किसी भी इलाज में एक तो क्यों खर्चा आ रहा है और इसका हम मरीजों के दृष्टिकोण से यह इसमें एस्पेक्ट जोड़ना चाहते हैं कि जब आप यह पैसा खर्च करें किसी भी अस्पताल में तो इस पैसे के एवज में आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं यह स्पष्ट करें। ऐसा नहीं हो कि शुरुआती में 50,000 बोल के आपने पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन पता चला कि ये चीजें तो थी नहीं उसमें। तो ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कई मरीज जिन्होंने महंगा सोच के टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत नहीं करी उन्होंने उससे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। क्योंकि 5-5 हजार करके अगर आपने 10 साल तक पैसा लगाया तो आपने कहीं ज्यादा खर्च कर दिया। तो मेरे पास इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के 2 रीजन है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मैं चाहती हूँ कि हमारे पास कुछ सामान है लेबोरेटरी का। हमारे बीच में कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मरीजों को प्रेरित करते हैं, जो मरीजों के साथ अटेंडेंट्स बन के आते हैं। मरीज उनसे भी प्रश्न पूछता है कि भाई आप हमको फला जगह ले तो गए वहाँ तो मैं चाहती हूँ कि एक बार ये दवाइयाँ जो हम लोग आपने सबने ये दवाइयाँ देखी होंगी, सिस्टर्स आपको निकाल के देते हैं यहीं से ली, एक बार इन दवाओं की कॉस्ट पड़ी। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, ये इंजेक्शन जिनको लग रहा है सबको लग ही रहा होगा। हर आदमी इस इंजेक्शन पे पीछे इसके 2 इंजेक्शन एक साथ लगाते हैं। औसत 2 इंजेक्शन एक मरीज को एक दिन में लगते हैं और सबों को पता है कि 8 से 10 दिन इंजेक्शन लगते हैं। इसके अलावा भी इंजेक्शन लगते हैं, 2-2, 3-3 इंजेक्शन लगते हैं ना। कॉस्ट का इशू नहीं है। पर एक बार मैं चाहूंगी कि सभी लोग इसके पीछे लिखी हुई कॉस्ट पढ़ें और देखें कि ये इंजेक्शन है कितने का। 4,800 रुपए का ये एक इंजेक्शन है। ऐसे 2 रोज हर मरीज को लगते हैं। मतलब अगर मैंने 10 दिन इंजेक्शन लगाया तो 80,000 का सिर्फ इंजेक्शन हो गया। सिर्फ इंजेक्शन हुआ 80,000 का। इसके अलावा भी इंजेक्शन लगते हैं। ये जैसे एक ये इंजेक्शन लगता है, ये भी इंजेक्शन रोज लगता है।
ये मैं सिर्फ दवाइयों की बात कर रही हूँ जो हम रोज लगा रहे हैं 10 दिन तक। इसके अलावा ये लेबोरेटरी का सामान है। जैसे एक ये है, जिन महिलाओं को पता होगा, ये पिकअप निडल होती है, ये ट्रांसफर निडल होती है। इससे हम एग निकालते हैं, इससे एम्ब्रियो बना के डालते हैं। इनमें से कोई भी चीज एक मरीज की दूसरे मरीज में नहीं दी जा सकती। अगर हमने इसको खोल दिया तो इसको हमें फेंकना पड़ता है, हम इसको रीयूज नहीं कर सकते। सेम इंजेक्शन में दिए एक ये सब, ये दोनों मिला के अपने आप में 5,500-6 हज़ार रुपए का होता है। ये वो कॉस्ट है जो हमको दुकान में दवा जो भी हमें दे, इसके अलावा सर्विस चार्ज, टैक्स वैक्स सब अलग है। उसी तरह आप लोगों की हम लोग भ्रूण फ्रीज करते हैं, आप लोगों को मौका नहीं मिलता है देखने का। ये जो होता है इसको क्रायो कैन कहते हैं। इसके इसमें एक छोटी सी बॉटल होती है जिसको फंसाया जाता है, जिसमें भ्रूण रखे जाते हैं। इस एक डंडे की जो कीमत है ये लगभग 10,000 रुपए का आता है, पर ये यूजेबल होता है। इसकी एक एक बॉटल जो आती है वो 3,000 रुपए की आती है। एक बॉटल में जनरली 1 या 2 भ्रूण रख पाते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रॉ होती है, मतलब अगर मैंने किसी मरीज के समझ लीजिए 6 भ्रूण फ्रीज करे हैं, बहुतों के हुए होंगे 3, 4, 5, 6 भ्रूण, तो अगर मैंने 2 भ्रूण फ्रीज कर दिए तो मान लीजिए मैंने 4,000 रुपए की बॉटल यूज करी। वो तो सिर्फ फ्रीजिंग है। फिर जब हम उसको निकालते हैं तो सामान लगता है। हमारे पास वीडियो भी है, वीडियो भी इसलिए बनाया है क्योंकि इससे महंगी चीज़ें जो लैब में चल रही हैं, जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो तो और नहीं दिखती। जैसे इक्सी मशीन है, इक्सी मशीन जिसपे एक्चुअली में आपका आईवीएफ होता है, वो 30 लाख रुपए की है। उसमें हर बार आईवीएफ करने में एक अलग पूरा सामान लगता है। हर बार का सामान लगने का खर्चा 10 से 15 हज़ार है, क्योंकि जिसमें जो निडल इस्तेमाल की वो फेंको, कोई भी चीज़। इसीलिए तो हम लोग आपका HIV और हेपेटाइटिस भी इतनी बार चेक करते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ भी कंटामिनेशन नहीं चाहते। हमारी जो लैब है वो क्लास A लैब है, वहाँ एयर कंडीशन नहीं है। जैसे एयर कंडीशन, क्योंकि एयर कंडीशन बाहर से हवा लेता है और अंदर ठंडा करके डालता है। लैब में है एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट का मतलब ये होता है कि 365 दिन 24 घंटे यह बंद नहीं हो सकता। मैं इस कमरे को छोड़ के जाऊंगी, यहाँ बिजली पानी बंद कर दूंगी, इतना बिल बचेगा मेरा बिजली का। लैब बंद नहीं हो सकती। जब कोविड में आप लोगों का किसी का इलाज नहीं चल रहा था, वो 4 महीने जब कोई पेशेंट नहीं था, लैब बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हमने लैब बंद की तो पूरी एयर फिल्ट्रेशन हमको दोबारा करना पड़ेगा। एयर फिल्ट्रेशन करना मतलब 2 महीने का काम रहता है, तो लैब बंद नहीं होती कभी। वहाँ जो इंक्यूबेटर्स है वो कभी बंद नहीं हो सकते। इनफैक्ट उनमें अलार्म लगे हुए हैं कि अगर कभी बिजली चली जाए, यहाँ कई बार बिजली बंद होती है, लैब में बंद नहीं होती। इनफैक्ट ऐसा है कि अगर लैब में बिजली बंद हो जाए तो अलार्म बजेगा, ताकि हम तुरंत कुछ करें, क्योंकि एम्ब्रियो जो मैंने बताया ये 180 सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। तो अगर आपका और जो भ्रूण रहते हैं वो हमेशा कांस्टेंट 23 डिग्री टेम्परेचर रहता है लैब में, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। तो अगर बाहर बहुत गर्मी है और आपका एयर हैंडलिंग यूनिट बंद हो गया तो टेम्परेचर 23 से अगर 27 भी चला गया तो हमारे भ्रूण खराब हो जाएंगे। तो लैब कभी बंद नहीं होती। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हर आईवीएफ सेंटर में होती है, मेरे यहाँ नहीं, हर आईवीएफ सेंटर में। इसीलिए एक बेसिक कॉस्ट जो लगेगी वो लगती ही आईवीएफ में। अब जो बेसिक प्रश्न आता है वो ये कि अगर आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह पैसा किन चीज़ों के लिए खर्च कर रहे हैं। जैसे पहली चीज़, मैंने आपको इंजेक्शन सर्कुलेट किया, ठीक है। इंजेक्शन कईयों प्रकार के आते हैं। अब जो खर्चे में अंतर है कि भाई कहीं 1,20,000, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, लेकिन एक बड़ा खर्चा आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट चाहे लोगों का हो सकता है, चाहे हॉस्पिटल का हो सकता है, या कुछ भी। समझ लीजिए आज अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में जाके काम करूं, है ना, मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट, तो मैं उससे एक तनख्वाह मांगूंगी पेशेंट से चार्ज करके। तो जहाँ जिस डॉक्टर की तनख्वाह जितनी ज्यादा होती है वहाँ का चार्ज उतना ज्यादा आएगा। एक कारण ये, हमारे यहाँ चार्ज रिलेटिवली कम होने का कारण ये है कि मैं इस अस्पताल की सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हूँ, मेरी तनख्वाह आप लोगों से नहीं निकलती। मैं मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, मेरी तनख्वाह निकलती है मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाने से। मैं आपका आईवीएफ करूँ या नहीं करूँ, वहाँ पे मेरी तनख्वाह फिक्स है। तो इसीलिए अक्सर मेडिकल कॉलेजेस में, स्कूल में, अरविंदो में क्यों सस्ते में इलाज होता है, इसलिए थोड़ी ना कि दवाइयाँ सस्ती हैं, बल्कि उनको जो खर्चा आ रहा है वो फीस से आ रहा है। उनका खर्चे का आमदनी का जरिया अलग है।
तो एक बड़ा कारण कॉस्ट में वेरिएशन का ये होता है कि डॉक्टर की तनख्वाह कहाँ से निकल रही है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ अरविंदो का स्टाफ है, उनका जो प्राइमरी सैलरी है वो गवर्नमेंट की एड से मिलती है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारे और भी काम है। आपका इलाज करने के अलावा हम और भी काम करते हैं जिससे हमारी तनख्वाह निकलती है। दूसरा आता है कि आपका अस्पताल, आप जहाँ काम कर रहे हो उसका बिल्डिंग का खर्चा रहता है। जैसे अगर मैंने कोई किराए के बिल्डिंग में अपनी ओपीडी शुरू की तो मुझे किराया भी तो देना पड़ेगा, इसका किराया नहीं देना है तो इसके किराया का कोई खर्चा आपके ऊपर बर्डन नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी विजयनगर में या कहीं पे एक किराए का कमरा लेके ओपीडी भी चालू कर लूँ, आमतौर पे लाख रुपए तो आ ही जाएगा किराया। कहाँ से आएगा पैसा? पेशेंट से आएगा। तो दूसरा खर्चे में वेरिएशन ये रहता है कि आपका किराया कितना लग रहा है। सेम चीज आती है, बिजली पानी का खर्चा कितना लग रहा है। हमें सस्ता इलाज कर पाने की हैसियत हमारी इसलिए है क्योंकि हमारे को सरकार बहुत हद तक अरविंदो को मदद देती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग हॉस्पिटल है। इसीलिए तो हम लोग आयुष्मान का भी इलाज कर पा रहे हैं। आयुष्मान के पेशेंट और रूटीन पेशेंट में हमारे लिए हम अलग अलग इंजेक्शन थोड़ी ना ऐसे कि आयुष्मान में पैसा नहीं है या पैसा है तो कम लगाओ ज्यादा लगाओ। सेम इंजेक्शन, सेम इलाज, सेम प्रक्रिया। ऐसा थोड़ी ना है कि आयुष्मान के पेशेंट का कोई और इलाज कर रहा है जो पैसे दे रहा है उसको। पर फिर भी आयुष्मान से जो गवर्नमेंट का पैसा आता है वो रिलेटिवली कम आता है, पर हम लोग वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी मिलती है। चाहे खून की जांचें हो, चाहे आयुष्मान के पेशेंट को भर्ती ही करना, हम कितने आसानी से आप लोगों से कह पाते हैं कि 3 महीने में जितनी बार भी भर्ती रहना है आप रहिए, हमारा जनरल वार्ड आपके लिए खुला है, हम कोई चार्ज नहीं लेते। उसका रीजन ये है कि हमारे जनरल वार्ड में तो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आज अगर मेरा कोई प्राइवेट क्लिनिक होता और आपको मैं बोलती कि ऐसा करो फला फला हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ 10 दिन, वो अस्पताल वाला फ्री में भर्ती करता? आपको कभी नहीं करता। तो अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग खर्चे का दूसरा कारण ये रहता है कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। अब हमको अपने फायदे के लिए यह देखना है कि हमने जो पैसा खर्च किया उसमें सबसे बड़ा खर्चा आईवीएफ में आता है दवाओं का।